हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई हम कक्षा 11वीं की आज वितान भाग 1 करेंगे, ठीक है। और मैंने आरोह भाग कंप्लीट चैनल पर प्रोवाइड करवा दी है, ठीक है। तो आप जिस भी बच्चे ने क्लास नहीं देखी तो जाके देख सकता है, आपको सभी क्लासें मिल जाएंगी, ठीक है। जो आपके पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासें हैं वो आप सभी को चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें भाई, ठीक है। और पीडीएफ आज आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, क्योंकि आज 11वीं क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, तो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करवा दूंगी, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। विधान भाग 1 पहला लेसन है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, ठीक है। इसके लेखक कौन रहेंगे? कुमार गंधर्व, ठीक है। तो देखते हैं, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के गायन की विशिष्टताओं पर केंद्रित है। लेखक कुमार गंधर्व लता जी के गायन में मौजूद गानपन, गाने की वह मधुरता जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है की बात करते हैं। ये आपको ध्यान रखना काफी महत्वपूर्ण है वे। ये लेखक कहते हैं कि इस महान स्वर कोकिला के गानों को सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुनना पसंद करते हैं। अर्थात लता मंगेशकर को देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी प्रसिद्धि प्राप्त थी। स्वर सम्राज्ञी लता जी ने प्रशंसक पूरी दुनिया के कोने कोने में थे। लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक अद्वितीय मधुरता और स्पष्टता है जो उनके हर गाने में झलकती है। लता जी के स्वरों में कोमलता और मधुरता है जो उनके गायन को और अधिक आकर्षक बनाती है। लता जी शास्त्रीय संगीत में भी पारंगत है और उन्होंने शास्त्रीय रागों को भी खूबसूरती से गाया है। इन्होंने चित्रपट संगीत यानी फिल्म संगीत में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनके गाने आज भी लोकप्रिय हैं। चित्रपट संगीत का तंत्र कुछ अलग ही है, जिसमें कुछ नया करने की गुंजाइश सदैव बनी रहती है। बड़े बड़े संगीतकारों ने राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली और अन्य प्रदेश के लोकगीतों का चित्रपट संगीत में खूब प्रयोग किया है। लता जी के गायन में उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण की झलक मिलती है जो उनके गायन को और अधिक संवेदनशील बनाती है। इस पाठ में लेखक ने न केवल लता जी के गायन की विशेषताओं को उजागर किया है बल्कि भारतीय संगीत में उनके योगदान को सराहा भी है। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है और यह हमारा बड़ा सौभाग्य है कि उन्हें हमने गाते हुए अपनी आंखों से देखा है, ठीक है। तो ये सारांश था भाई। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम था? काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है भाई ये क्वेश्चन। रमानाथ मंगेशकर, दीनानाथ मंगेशकर, काशीनाथ मंगेशकर या विश्वनाथ मंगेशकर। तो लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, लेखक कुमार गंधर्व ने सबसे पहले लता की आवाज़ कहाँ सुनी थी? तो कहाँ सुनी थी ये हम देखते हैं भाई, कहाँ पर सुनी थी। टेलीविजन पर, रेडियो पर, फिल्म में, लाइव कार्यक्रम में। तो रेडियो पर सुनी थी, ठीक है। आंसर भी बिल्कुल सही है। लेखक कुमार गंधर्व ने सबसे पहले लता की आवाज़ रेडियो पर सुनी थी। अगला क्वेश्चन है, चित्रपट संगीत में लता के पहले प्रसिद्ध गायिका कौन थी? तो ये भी पहले पूछा गया है। मुमताज बेगम, नूरजहां, आबिदा परवीन या परवीन सुल्ताना। तो नूरजहां थी बे। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। चित्रपट संगीत में लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां थी। 4 क्वेश्चन है, विलायत खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो किससे थे भाई विलायत खां संबंधित? बांसुरी से, शहनाई से, सितार से या संतूर से? तो भाई सितार से प्रसिद्ध थे। आंसर से बिल्कुल सही, विलायत खां सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य श्रोता के लिए संगीत में क्या महत्वपूर्ण है? तो ध्वनि मुद्रा, राग, ताल या मिठास? तो आंसर डी बिल्कुल सही रहेगा। सामान्य श्रोता के लिए संगीत में मिठास महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार लता ने किस रस के गाने के साथ न्याय नहीं किया? तो किस रस के साथ न्याय नहीं किया? श्रृंगार, करुण, वात्सल्य या विभत्स? तो करुण, ठीक है। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। लेखक के अनुसार लता ने करुण रस के गाने के साथ न्याय नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है, चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिक्त सामग्री है, वाक्य में अनभिक्त का क्या अर्थ है?
तो महान है, बेताज है, सर्वश्रेष्ठ है या सुरीली है? तो बेताज भाई, बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। चित्रपट संगीत क्षेत्र में लता अनभिक्त सामग्री है, वाक्य में अनभिक्त का अर्थ है बेताज। अगला क्वेश्चन है, तीन ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो तीन ताल में कितनी मात्राएं होती है? 12, 3, 16, 9। तो भाई 16 मात्राएं होती है, सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता की गायकी की किन विशेषताओं को लेखक ने उजागर किया है? गाने के, पहला ऑप्शन है, गाने के अंदाज से आदमी को भाव विभोर कर देना, लता की स्वरों की निर्मलता एवं कोमलता, तीसरा है लता की सुरीले गीत श्रोता को पसंद आते हैं। तो भाई उपयुक्त सभी बिल्कुल सही रहेगा, डी आंसर अपना सही है। लता की गायकी में लेखक निम्नलिखित विशेषताओं को उजागर करते हैं। गानपन, गानपन का अर्थ है गाने का वह अंदाज जो एक आदमी को भाव विभोर कर देता है। लता मंगेशकर के गाने को सुनकर श्रोता मुग्ध हो जाए। स्वरों में निर्मलता, लता के गाने की एक और विशेषता है उनके स्वरों में निर्मलता और कोमलता। सुरीलापन, उनके सुरीले गीत श्रोताओं को बहुत पसंद आते हैं। उच्चारण की शुद्धता, उनके गाने में उच्चारण की शुद्धता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, लय कितने प्रकार की होती है? तो 2, 3, 4 या 10। तो भाई लय 3 प्रकार की होती है, बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आंसर भी बिल्कुल सही है। लय 3 प्रकार की होती है। विलंबित लय, यह धीमी लय होती है। मध्य लय, यह बीच की होती है। द्रुत लय, यह मध्य लय से दुगनी तथा विलंबित लय से चौगुनी होती है। ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में भी क्वेश्चन ये यहाँ से बनता है भी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो सन 1914 बजीरापुर कर्नाटक, सन 1934 बीदर कर्नाटक, सन 1924 बेलगांव कर्नाटक। तो सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आंसर सी बिल्कुल सही है। कुमार गंधर्व का जन्म 8 अप्रैल 1924 ईस्वी में सुलेभावी जिला बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। इनका मूल नाम शिवपुत्र सड्डीदा रमैया कामकमली है भी, ये मूल नाम भी इनका पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से सही कथन को मिलान करना। भाई कथन का मिलान करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। प्रंजय क्या होता है? प्रंजय क्या होता है भाई? ये होता है बादल, तो ए का ग हो गया। अनभिक्त, ये हमने ऊपर भी देख लिया, बेताज। ठीक है, तो 2 का घ हो गया। तो पहले 2 मिला लेते हैं, एक ग और दूसरा घ। एक ग, इसमें भी है, लेकिन दूसरा क्या है? घ है। तो हमारा भी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। फिर भी देख लेते हैं। जल देल्य, ये द्रुत लय को कहते हैं भाई, तेज को कहते हैं, तो ख। ध्वनि मुद्रित स्वर लिपि, ठीक है, क्या? तो अपना भी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पे देख लेते हैं शब्द और अर्थ। प्रंजय बादल, अनभिक्त बेताज, जल दिल्य द्रुत लय या तेज, ध्वनि मुद्रिका स्वर लिपि। अगला लेसन है राजस्थान की रजत बूंदे, लेखक रहेंगे अनुपम मिश्र जी। ठीक है, यह पाठ अनुपम मिश्र द्वारा लिखा गया है, जो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी की कमी और उससे निपटने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालता है। लेखक कुएं के निर्माण, उपयोग और इसके सामाजिक महत्व का वर्णन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगे है, राजस्थान में कुएं का निर्माण रेत में समाये वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। कुएं की खुदाई और चिनाई करने वाले दक्ष लोग को चेलवांजी या चेजारो कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है सीधे सीधे पेपर में बनते हैं भाई, तो प्लीज़ इसको सारांश को ध्यान से देखना। और कुएं की खुदाई के काम को चेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? कुएं की खुदाई के काम को चेजा कहा जाता है। ठीक है, कुएं की तरह ही कुएं का निर्माण किया जाता है। मरुस्थल में रेत के नीचे एक खड़िया पत्थर की परत होती है, तो वर्षा जल को भूजल में मिलने से रोकती है। कुएं इसी परत के ऊपर बनाई जाती है। कुएं न केवल पानी का स्रोत है, बल्कि यह समुदाय को भी एक साथ लाता है। कुएं के आसपास का क्षेत्र सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बन जाता है। कुएं जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण तरीका है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पानी की कमी एक बड़ी समस्या है। कुएं का जल मीठा, शुद्ध और रेगिस्तान के मूल निवासियों द्वारा खोजा गया अमृत है। इस कुएं पर पूरे समाज का नियंत्रण है। इससे उस अमृत तुल्य जल को लोगों में समान बंटवारा हो जाता है। कुएं जिस क्षेत्र में बनती है वह ग्राम समाज की सार्वजनिक
ज़मीन होती है, हर एक की अपनी अपनी कुई है, उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना हक है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी भाई आगे है, कुई की सफल खुदाई के बाद उत्सव मनाया जाता है, वह विशेष भोज का आयोजन किया जाता है। चेल मांझी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती है। आज प्रथा के तहत उन्हें वर्ष भर तीज त्योहारों, विवाह जैसे मांगलिक अवसरों पर भेंट दी जाती है। आगे है, राजस्थान में रेत के नीचे सब जगह खड़िया पत्थर की पट्टी न होने के कारण कुई हर जगह नहीं मिलती। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है, इसी कारण वहाँ गांव गांव में कुइयाँ हैं। आगे है, यह खड़िया पट्टी अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है, जैसे चोराली, धादड़ो, धड़धड़ो, बिट्टोरो, बलियो व खड़ी। ये याद रखना है, ये खड़िया पट्टी है, इसका अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है और ये पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन। इसी खड़िया पट्टी के बल पर राजस्थान की कुइयाँ खारे पानी के बीच मीठा पानी देती है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। राजस्थान में कुई किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तालाब को, कम गहरी व संकरे व्यास की पेयजल आपूर्ति के साधन को, नहर को, एक फल को। तो बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा भाई। व्याख्या में देख लेते हैं, आंसर भी बिल्कुल सही है। राजस्थान के रेतीले इलाके में पीने के पानी की बड़ी भारी समस्या है। वहां जमीन के नीचे खड़िया की कठोर परत को तलाश कर उसके ऊपर गहरी खुदाई की जाती है और विशेष प्रकार से चिनाई की जाती है। इस चिनाई के बाद खड़िया की पट्टी पर रेत के कणों में रिस रिस कर जल एकत्र हो जाता है। इस पेयजल आपूर्ति के साथ को कुई कहते हैं। यह जल मीठा, शुद्ध और रेगिस्तान के मूल निवासियों द्वारा खोजा गया अमृत है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुएं की गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर है? तो क्या अंतर देखते हैं। कुएं की व्यास छोटी और गहराई कम, कुओं की गहराई एवं व्यास अधिक होता है। ठीक है, कुओं का व्यास कम और गहराई अधिक होता है और कुएं का व्यास अधिक और गहराई कम होती है। कुएं का व्यास बड़ा और कुआं का व्यास छोटा होता है। कुएं की गहराई 150 से 200 और कुएं की गहराई 30-35 हाथ होती है। भाई ए ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि कुएं की व्यास छोटी होती है, गहराई कम होती है, कुओं की गहराई एवं व्यास अधिक होता है। ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं, आंसर बिल्कुल सही है। राजस्थान में कुएं का व्यास छोटा होता है और गहराई 30-35 हाथ के लगभग होती है। यह ध्यान रखना, पूछा भी गया है भाई कुएं की गहराई कितने हाथ के लगभग होती है, तो 30-35 हाथ के लगभग होती है। कुओं की तुलना में इसकी व्यास की गहराई बहुत ही कम होती है। राजस्थान में कुओं की गहराई 150 से 200 हाथ होती है, कुओं की गहराई बता रखी है। और कुओं भूजल को पानी के लिए बनता है, उस पर उसका पानी भी खारा होता है। कुएं इससे बिल्कुल अलग, कम गहरी, संकरी व्यास वाली होती है। इसका जल खड़िया पट्टी पर रिस रिस कर गिरने वाला है। यह जल मीठा, शुद्ध एवं अमृत के समान है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुएं की सफलता उत्सव का अवसर क्यों बन जाती है? तो क्यों बन जाती है देखते हैं भाई। कुएं से लोगों को ईंधन के रूप में पेट्रोल मिलता है, इसलिए भाई क्या कुएं से ईंधन के रूप में पेट्रोल मिलता है? आगे देखते हैं कुएं से लोगों को ईंधन के रूप में डीजल मिलता है। आगे देखते हैं, कुएं से अमृत के समान मीठा शीर मिलता है, इसलिए शीर, देखो भाई शीर। आगे देखते हैं, कुएं लोगों को अमृत के समान मीठा पानी देती है, इसलिए। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आंसर डी बिल्कुल सही है। राजस्थान में जहाँ के लोगों को पानी की भीषण कमी का सामना करना पड़ता है, वहाँ कुएं लोगों को अमृत के समान मीठा पानी देती है और जल ही जीवन है को चरितार्थ करती है, इसलिए कुएं की सफलता उत्सव मनाने जैसा अवसर बन जाता है। प्रकृति की उदारता पर खड़ी कुएं। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना आपको। अगला देखते हैं, जल का प्रदूषण और अपव्यय रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भाई जल का प्रदूषण और अपव्यय रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहला, जल स्रोतों को गंदा न करने के लिए जागरूक करना। फैक्ट्रियों का दूषित जल नदी नालों में न प्रवाहित हो, उसके लिए अभियान करेंगे। बरसात के पानियों को नालियों में बहाने से रोकने का उपाय। तो भाई डी आंसर बिल्कुल सही है, सारे के सारे ठीक हैं। व्याख्या में देख लेते हैं, आंसर डी बिल्कुल सही है। जल का प्रदूषण अपव्यय को रोकने के लिए हम जल स्रोतों को गंदा न करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाएंगे। पानी की टोटियों टूटी पाइपों से बहते पानी को रोकने के लिए लोगों पर ध्यान आकृष्ट करेंगे।
बरसात के पानी को नालियों में बहने से रोकने का उपाय करेंगे। फैक्ट्रियों का दूषित जल नदी नालों में न प्रवाहित होने देने के लिए अभियान करेंगे। 5वां क्वेश्चन है, राजस्थान की रजत बूंदे में वैश्विक तापमान वृद्धि रोकने में आप अपना किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? तो किस प्रकार योगदान दे सकते हैं भाई? खाली जगहों पर पेड़ लगाकर एवं उनकी रक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करके सही है। पेड़ों की कटाई को रोकना और लोगों में जन जागरूकता, पानी को बर्बाद होने से बचाने के लिए लोगों को जागरूक बनाना, तो ये सभी हम कर सकते हैं। डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। वैश्विक तापमान वृद्धि को रोकने के लिए हम अनेक प्रकार से अपना योगदान दे सकते हैं, जैसे खाली जगहों पर अधिकाधिक पेड़ लगाकर उनकी रक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करके, पेड़ों की अंधाधुंध कटान रोकने के लिए लोगों में जन जागरूकता फैलाकर, कूड़ा करकट एवं पेड़ों की सूखी पत्तियों एवं टहनियों ने जलाने के लिए जागरूकता फैलाकर, पानी को बर्बाद होने से बचाने के लिए लोगों को जागरूक बनाकर। आगे देखते हैं, चेलवांजी कौन है? तो कौन है भाई चेलवांजी? हमने ऊपर देखा था जब सारांश किया था। तो चेलवांजी कौन है? चेलवांजी एक धनाढ्य व्यक्ति है नहीं। चेलवांजी अत्यंत परिश्रमी एवं कुशल कारीगर है जो कुई बनाते। बिल्कुल सही है, बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं, आंसर भी बिल्कुल सही है। चेलवांजी अत्यंत परिश्रमी एवं कुशल कारीगर है जो कुई बनाते हैं। इनके व्यक्तित्व से हम परिश्रमशीलता, कार्य में निपुणता, लगन, सामूहिकता, परोपकार जैसे मूल्य ग्रहण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेजा शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अभी रेजा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है, रेजा एक प्रकार का मुख्य भोजन है। नहीं भाई, रेजा शब्द वर्षा की मात्रा नापने के लिए किया जाता। बिल्कुल सही है भाई, रेजा शब्द जो है वर्षा की मात्रा नापने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग, रेजा का। आंसर भी बिल्कुल सही है, रेजा शब्द का प्रयोग वर्षा की मात्रा नापने के लिए किया जाता है। यह माप धरातल में समाई वर्षा को नापता है। उदाहरण के लिए यदि मरुस्थल में वर्षा का पानी 5 अंगुल रेत के भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजा कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के रेत की विशेषता क्या है? तो राजस्थान की रेत की विशेषता क्या है भाई? राजस्थान की रेत में अंदर नमी नहीं रहती। राजस्थान के रेत के कण एक दूसरे में चिपक जाते हैं। राजस्थान की रेत में दरारें पड़ जाती हैं। राजस्थान के रेत के कण बारीक और एक दूसरे से चिपकते नहीं है। तो डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं, आंसर डी बिल्कुल सही है। राजस्थान में रेत के कण बारीक होते हैं तथा एक दूसरे से वे चिपकते नहीं हैं। आमतौर पर मिट्टी के कण एक दूसरे में चिपक जाते तथा मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुपम मिश्र जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो भाई 1948 वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। बी आंसर बिल्कुल सही है। अनुपम मिश्र जी का जन्म सन 1948 ईस्वी महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ था। इनका जन्म श्रीमती सरला मिश्र और प्रसिद्ध लेखक हिंदी कवि भवानी प्रसाद मिश्र के यहाँ हुआ था। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र के पुत्र थे अनुपम मिश्र। ठीक है, और इनकी माता का नाम सरला मिश्र था। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से 1968 ईस्वी में संस्कृत में स्नातक और उपाधि प्राप्त की। ये पर्यावरण प्रेमी हैं। पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर 20 पुस्तकों का लेखन किया है। कितनी भी? 20 पुस्तकों का लेखन। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आज भी खरे हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदे विशेष चर्चित है। ये दो इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पर्यावरण संबंधी कई आंदोलनों से न केवल घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए मुहिम भी चलाई। सन 1977 ईस्वी में गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से संबंधित थे। सर 19 दिसंबर 2016 ईस्वी में न्यू दिल्ली में इनका निधन हो गया। आगे है भाई, आलो अंधारी, लेखिका है बेबी हालदार। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई ये भी पाठ हमारे लिए। आलो अंधारी बेबी हालदार की क्या है? एक आत्मकथा है। क्या है भाई? एक आत्मकथा है बेबी हालदार की, आलो अंधारी। इसमें उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों का वर्णन किया है। यह कहानी एक घरेलू काम करने वाली महिला के रूप में उनके जीवन, बाल विवाह, घरेलू हिंसा और गरीबी जैसे सामाजिक मुद्दों को उजागर करती है। इस पाठ में लेखिका ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से समाज में महिलाओं की स्थिति, सशक्तिकरण की बात की है। बेबी हालदार का जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था, लेकिन उनका विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में उनसे दोगुनी उम्र के व्यक्ति से कर दिया गया, जिस कारण अपनी पढ़ाई 7वीं कक्षा में ही छोड़नी पड़ी। पति के बुरा बर्ताव के कारण अपने 3 बच्चों के साथ घर छोड़कर दुर्गापुर से
फरीदाबाद रहने आ गई। लेखिका का किशोरावस्था में विवाह हो गया था और घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा था। लेखिका कुछ समय बाद गुड़गांव आकर तीनों बच्चों के साथ किराए के मकान में रहने लगी और घर के खर्च वे किराए के लिए घरों में काम करती थी। गरीबी, बच्चों की जिम्मेदारी और काम तलाश जैसे सामाजिक संघर्षों का सामना करना पड़ा। लेखिका को सुनील नाम के युवक की मदद से एक घर में नौकरी मिली। वहां के मालिक एक सज्जन व्यक्ति थे, लेखिका को अपनी बेटी की तरह मानते थे। प्यार से लेखिका उन्हें तातुस कहती थी। तातुस को जब पता चला कि लेखिका को पढ़ने लिखने का शौक है तो वे उसे पढ़ने के लिए उत्साहित करने लगे। उन्होंने लेखिका को अपनी जीवन पर कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया। लेखिका लेखन की ओर मुड़ती है और अपनी पहचान पाती है। लेखिका को अकेली देखकर कुछ लोग छेड़खानी करना चाहते हैं और कुछ तो घर में जबरदस्ती घुस आते हैं। एक दिन लेखिका ने काम से वापस आने पर अपने घर को टूटा हुआ पाया। इस मुसीबत में उनके दोनों भाइयों ने कोई सहायता नहीं की। तातुस को जब यह बात पता चली तो एक कमरा खाली करवा दिया और लेखिका को दिया। इस पाठ में समाज में महिलाओं की स्थिति, सामाजिक असमानता और शिक्षा के अभाव जैसे नारीवाद मुद्दों को भी उठाता है। इसमें बाल मजदूरी, स्त्री शोषण और गरीबी जैसी सामाजिक मुद्दों को उजागर हुआ है। लेखिका चिट्ठियों के माध्यम से तातुस के कोलकाता व दिल्ली के मित्रों के साथ संपर्क करती है। कोलकाता के मित्र कौन कौन है? जेठू व शर्मिला दी। और दिल्ली के रमेश बाबू हैं। ये ध्यान रखना है, आपको पात्रों के नाम जरूर याद रखने हैं। तातुस की दरिया दिली व सहायता के कारण अब लेखिका का पूरा जीवन बदल गया है। अब वह साधारण घरेलू नौकरानी से लेखिका बन गई है। उनका बड़ा लड़का घर के पास ही नौकरी करने लगा और दोनों छोटे बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। आखिरकार एक दिन लेखिका की लिखी एक रचना एक पत्रिका में छप गई। पत्रिका में उनकी रचना का शीर्षक आलो अंधारी बेबी हालदार था, जिसे देख लेखिका की खुशी का ठिकाना न रहा। वो दौड़कर तातुस के पास पहुंची और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। क्वेश्चन आंसर करते हैं भाई। अब बेबी हालदार के कितने बच्चे थे? तो 2 थे, 3 थे, 4 थे या 5 थे? भाई 3 बच्चे थे। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। बेबी हालदार को काम दिलवाने में किस युवा ने मदद की थी? तो किस युवा ने मदद की थी? सुनील ने, भोलादा ने, उसके भाई ने, या इनमें से कोई नहीं? तो सुनील ने मदद की थी भाई। अगला क्वेश्चन है, बेबी हालदार से पहले तातुस के घर में काम करने वाली को कितने वेतन मिलता था? तो कितना वेतन मिलता था भाई? 500 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये या 1200 रुपये? तो भाई 800 रुपये वेतन मिलता था। अगला क्वेश्चन है, बेबी हालदार से पहले तातुस के घर में काम करने वाली की उम्र कितनी थी? तो भाई 35 से 40 वर्ष की थी भाई उसकी उम्र। अगला क्वेश्चन है, बेबी हालदार किताब लिखी थी? तो बेबी हालदार किताब लिखी थी 4वीं तक, 5वीं तक, 6वीं तक, 7वीं तक? भाई गलत है भाई। बेबी हालदार 7वीं तक किताब लिखी थी, ये गलत है भाई। वो 7वीं कक्षा तक पढ़ी थी। क्वेश्चन ही गलत पूछ रखा है। बेबी हालदार ने कितनी क्लास तक पढ़ाई कर रखी थी? तो 7वीं तक उन्होंने पढ़ाई कर रखी थी। तातुस के बच्चे तातुस को क्या कहकर बुलाते थे? तो पिता, बाबा या पापा? तो तातुस ही कहकर बुलाते थे तातुस के बच्चे। तातुस के कितने बच्चे थे? तो तातुस के भी भाई 3 बच्चे थे। तातुस के परम मित्र कौन थे? तो कौन थे भाई? जेठू थे। ये आंसर सही है। भोलादा किस धर्म से संबंधित थे? तो भोलादा तो थे मुस्लिम धर्म से संबंधित थे। बी आंसर बिल्कुल सही है। बेबी हालदार जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सन 1974 ईस्वी में जम्मू कश्मीर में हुआ था। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आंसर भी बिल्कुल सही है। बेबी हालदार जी का जन्म पाठ के आधार पर सन 1974 ईस्वी अनुमानित जम्मू कश्मीर में हुआ था, जहां सेना की नौकरी में पिता तैनात थे। 13 वर्ष की उम्र में दोगुनी उम्र के व्यक्ति से विवाह के कारण 7वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 12-13 वर्षों बाद पति की ज्यादतियों से परेशान होकर 3 बच्चों सहित पति का घर छोड़ दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई। कुछ समय बाद गुड़गांव चली आई। एक भारतीय घरेलू कार्यकर्ता और लेखिका है। बांग्ला में लिखी एवं हिंदी में अनुदित आलो अंधारी ए लाइफ कम ऑर्डिनरी 2006 में उनके कठोर जीवन के बारे में बताया गया है। आगे है भाई भारतीय कलाएं। ठीक है,
अब हम ये लेसन करेंगे। इसमें भारतीय कलाओं के विभिन्न रूपों जैसे चित्रकला, नृत्य कला और संगीत कला का वर्णन है। ये कलाएं हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है और मानव भावना और विचारों को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है भाई। हम अपने आसपास के परिवेश, प्रकृति या भाव और विचारों को अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं। वैसे ही चित्रकारी, संगीत या नृत्य के माध्यम से भी हम अपने आसपास देखते सुनते हैं, उसे हम किसी न किसी रूप और नए नए तरीके से किसी के सामने कहना या प्रकट करना चाहते हैं। पाठ में कलाओं के विकास को दर्शाया गया है। प्राचीन कला में कलाएं मुख्य रूप से जनजातीय और लोक कलाओं के रूप में मौजूद थी। बाद में ये कलाएं व्यवसाय से जुड़ गई और धीरे धीरे शास्त्रीय नियमों में बंध गई। मध्यकाल में कलाएं राजा और शासक के संरक्षण में विकसित हुई और शास्त्रीय नियमों में बंध गई। चित्रकला, संगीत और नृत्य सभी ने शास्त्रीय रूप ग्रहण किया। शास्त्र ने संगीत, नृत्य, अभिनय कलाओं को एक शास्त्रीय कला का स्वरूप दिया है। फिर भी लोक कलाएं अपनी जड़ों से पूरी तरह जुड़ी रही। आज की कलाओं की जड़ें लोक में ही हैं, चाहे चित्रकला हो, संगीत कला हो या फिर नृत्य कला हो। चित्रकला का सार देखते हैं। चित्रकारी प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग रही है। जब हम भाषा नहीं जानते थे तब भी चित्रकारी थी और यही अपनी बात को दूसरे से सामने प्रकट करने का माध्यम थी। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए जानी जाती है। ठीक है, भीमबेटका गुफाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश में है और ये किसके लिए जानी जाती है? शैल चित्रों के लिए जानी जाती हैं। इन चित्रों में जीवन की रोजमर्रा की गतिविधियां जैसे शिकार, नृत्य, संगीत, जानवर, युद्ध, साज सज्जा सभी कुछ दिखाई पड़ता है। एलोरा और अजंता की गुफाएं कलाकृतियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है भाई। हम जिसे लघु चित्र के नाम से जानते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। एक सताई जो कपड़ों, किताबों, लकड़ी या कागज पर किया जाता है। इनमें आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कलमकारी, पंजाब की फुलकारी, महाराष्ट्र की वर्ली इत्यादि बहुत प्रसिद्ध रही है। इनमें प्रयोग होने वाली सभी सामग्री प्राकृतिक ही है। अस्थायी कलाओं में कोहबर, एपन, अल्पना, रंगोली जैसी कलाएं काफ़ी प्रसिद्ध है। इन कलाओं का संबंध शादी, त्योहार और उत्सव से है। इन्हें क्षेत्रीय भाषाओं से अलग अलग नाम से जाना जाता है। मिथिला की चित्रकारी में मधुबनी चित्रकला काफ़ी प्रसिद्ध है। मिथिला की चित्रकारी में मधुबनी चित्रकला। उत्तराखंड में जिसे एपण कहते हैं उसे राजस्थान में मंडवा कहते हैं। गुजरात में सतिया, महाराष्ट्र में रंगोली, बिहार में अरिपन, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चौकपूर्णा, दक्षिण भारत में कोलम के नाम से जाना जाता है। ये सभी किसी विशेष मांगलिक अवसरों पर बनाए जाते हैं। आगे है संगीत कला का सार। क्या भी संगीत कला का सार? भारत के प्राचीनतम संगीत का वर्णन वैदिक काल में मिलता है। विद्वान लगभग 5000 ईसा पूर्व के समय को वैदिक काल मानते हैं। इस समय दो प्रकार के संगीत का उल्लेख मिलता है, एक मार्गी तथा दूसरा देसी। मार्गी संगीत धार्मिक समारोहों से जुड़ा है और नियम और अनुशासन से बंधा था। देसी लोक से जुड़ा है। जो देसी संगीत है लोक से जुड़ा है। लोक रुचि के अनुसार यह समूह में ही गाया जाता था। भारतीय संगीत सुर, ताल, राग और काल से संबंध है। भिन्न भिन्न समय के अनुसार राग भी अलग अलग है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में भैरव, मेघ राग का संबंध सुबह से, दीपक और श्री राग का संबंध दोपहर से, तो कौशिक और हिंडोला रात में गाए जाते हैं। भारतीय संगीतज्ञ किसी भी वस्तु से संगीत निकाल सकते हैं। वीणा, जल तरंग, रेवा, तोतार या बांसुरी सुनकर हम इस बात को समझ सकते हैं यह सहजता और प्रकृति से जुड़ाव भारतीय कला की विशेषता रही है। पुरानी फिल्मों में गायक गायिका नाक से गाना पसंद करते थे। संभवतः यह मुख्य वाग वीणा के सुरों तक पहुंचने की कोशिश का प्रभाव था। यह उत्सव और उल्लास भरा संगीत भी धीरे धीरे नियमों से बंधा था। इसका भी शास्त्र लिखा गया। संगीत भी लोक से जुड़ा था। इसमें संस्कार गीत और ऋतु गीत भी खूब मिलते हैं। प्रत्येक वस्तु का स्वागत गीतों से किया जाता है। आगे नृत्य कला का सार। भारतीय नृत्य, इसका भी मूल शास्त्र भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है रहा है। नाट्य शास्त्र में नृत्य और नृत्य दो शब्द मिलते हैं। दोनों अभिनय के ही अलग अलग रूप है। नृत्य यानी अभिनय, इसमें शब्द और भंगिमा महत्वपूर्ण है।
नृत्य में भाव और भंगिमा महत्वपूर्ण है। सभी लोग नृत्यों में एक गोलाई में नर्तक हाथ में हाथ मिलाकर तरह तरह के करतब दिखाते हैं। पंजाब की महिला गिद्धा करती है, राजस्थान की महिला ओढ़नी से चेहरे को ढककर घूमर करती हैं, गुजरात में डांडिया के सहारे स्त्रियां गरबा करती है, महाराष्ट्र का लावणी नृत्य अपनी अद्भुत ऐन्द्रिक आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, भारतीय नृत्य में सभी अंगों की गति लय महत्वपूर्ण है। भारतीय नर्तकों को आंख, भौं या फिर नासिका के माध्यम से ही खुशी, दुख, क्रोध, विवश आदि भावों को अभिव्यक्त करने में महारत हासिल है। इन शास्त्रीय नृत्यों में मुख्य रूप से केरल का कथकली कहाँ का है भाई? केरल का है। मोहिनीअट्टम, उत्तर प्रदेश का कथक, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, उड़ीसा का ओडिसी, मणिपुर का मणिपुरी, कर्नाटक और तमिलनाडु का भरतनाट्यम, इन सभी का संबंध किसी न किसी राज्य और उनकी परंपरा से है। भारत में प्रेम भावना के साथ साथ भारतीय संस्कृति में निहित वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भी आवश्यक होगा। यही कारण है कि हमारे भारत की कलाओं में श्रद्धा रखने वाला समाज आज पूरा विश्व है। इस पाठ के माध्यम से छात्रों को भारतीय कलाओं की समृद्ध विरासत और उनके महत्व को समझने में मदद मिलती है। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं भाई इस पाठ के। साहित्य, चित्र, संगीत राजाओं के संरक्षण में कब हुई? तो कब हुई थी भाई? आदिकाल में हुई थी। साहित्य, चित्र, संगीत राजाओं के संरक्षण के मध्य हुई थी भाई, सॉरी भाई मध्यकाल में हुई थी, आदिकाल में नहीं हुई, मध्यकाल में हुई थी। बी आंसर सही रहेगा, यहाँ पे डी गलत दे रखा है। बी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कला के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण शास्त्र क्या है? तो शास्त्र क्या है? भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। कला के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण शास्त्र भरत मुनि का नाट्य शास्त्र रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भाषा की उत्पत्ति से पूर्व अभिव्यक्ति का माध्यम क्या था? चित्रकारी और संकेत। ए और बी दोनों सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का भीमबेटका शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजंता और एलोरा की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? जो अजंता है और एलोरा है, इनकी गुफा जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मौर्य साम्राज्य के लिए प्रसिद्ध है भाई। तो ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कलाओं का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो कलाओं का स्वर्ण युग गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। त्रिमूर्ति कहाँ स्थित है? जो त्रिमूर्ति है ये कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? एलिफेंटा की गुफाओं में है भाई त्रिमूर्ति। सी आंसर बिल्कुल सही है। लघु चित्र कितने प्रकार के होते हैं? जो लघु चित्र है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सताई एक असताई। तो बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आज की क्लास में हमने वितान भाग 1 कंप्लीट कर लिया है और इसके साथ साथ आज हमारा 11वीं क्लास ही कंप्लीट एनसीईआरटी हो गई आज हमारी। ठीक है, आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें भाई। ठीक है, और आप सभी को आज ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो उसको भी ज्वाइन जरूर से ज़रूर करें। और मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, चैनल पर जाके देख लेना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। उन प्लेलिस्ट में आपको क्लासें आराम से मिल जाएगी, ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।